हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? और हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। और आज काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ है हमें डिस्कस करने के लिए। सॉरी, थोड़ा वीडियो लेट आ रहा है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड कर दूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए डिस्कस करते हैं कौन कौन सी न्यूज़ हैं आज। ठीक है। और इम्पोर्टेंट कौन कौन सी न्यूज़ हमारे यूपीएससी प्री प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो पहला ही जो न्यूज़ है वो है, जो हमारे जगदीप धनखड़ साहब हैं, उन्होंने अपना ओथ ले लिया है। ये पूरा ये डिस्कस किया गया है कि जगदीप धनखड़ साहब जो है वो हमारे 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने हुए हैं, और ओथ सेरेमनी भी इनकी हो चुकी है। ठीक है। यही न्यूज़ थी, और इसके बारे में पूरा डिटेल जो है मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। तो आप चाहें तो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड ईच एंड एवरी प्रोस्पेक्टिव जो है मैंने वहाँ डिस्कस किया है। तो काफी डिटेल डिस्कशन वहाँ पे है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं आज का अगला न्यूज़ जो है हमारा, कि जो केरला के एक्स फिनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि ईडी उनको समन करके परेशान कर रही है। ठीक है। और क्योंकि जो मसाला बॉन्ड केरला में था, उससे रिलेटेड कुछ केसेस हैं और कुछ मनी लॉन्ड्रिंग से केसेस हैं। बट ईडी ने फिर अपना सफाई देते हुए ये बोला है कि हमने उन्हें कोई परेशान नहीं किया, हम सिर्फ उन्हें एक जनरल पूछताछ के लिए बुला रहे हैं। ठीक है। और जो थॉमस साहब हैं वो खुद को एक्यूज बता रहे हैं, ईडी का ये कहना है। ठीक है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या क्या हो जाता है कि ईडी क्या है, और काफी ज्यादा न्यूज में है। और दूसरा इम्पोर्टेंट हमारे लिए मसाला बॉन्ड हो जाता है। ठीक है। तो चलिए इन दोनों चीजों को डिटेल में डिस्कस करते हैं, व्हाट इज ईडी एंड व्हाट इज मसाला बॉन्ड। ठीक। ये दोनों चीजें यूपीएससी प्री प्लस मेन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो पहला ही जो हमारा टॉपिक है आज का वो है आपका मसाला बॉन्ड क्या है। तो मसाला बॉन्ड एक तरीके से कहा जा सकता है कि अगर आपको पैसा चाहिए, यू नीड मनी, और आपको इंडियन रुपी में चाहिए यानी लोकल करेंसी में, तो आप मसाला बॉन्ड को फॉरेन में इशू करेंगे, जिसकी जो फॉरेन फंडिंग होगी आपको वो लोकल करेंसी में होगी। ठीक। इसी को हम मसाला बॉन्ड कहते हैं। ठीक। ये पूरा मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। rupee dominated bond issued outside India by Indian entities. They are the debt instrument which help to raise money in local currency from foreign investors. ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टर से अगर हमें फंड चाहिए, लोकल करेंसी में फंड चाहिए, उसी को मसाला बॉन्ड कहते हैं। ठीक। बहुत क्लियरली मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया, और इम्पोर्टेंट ये टर्म है। बोथ द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट एंटिटीज कैन इशू दिस बॉन्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है यूपीएससी के प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी कि सिर्फ प्राइवेट करता है या गवर्नमेंट करता है, तो नहीं, दोनों इसको इशू कर सकते हैं, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट एंटिटीज। ओके। इंडिया में सबसे पहले मसाला बॉन्ड किसने लॉन्च किया था? तो ये आपका होगा कि केरला ने 2019 में सबसे पहले मसाला बॉन्ड को लॉन्च किया था। ओके। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर हैं जो आपके सामने हैं, आप इनको हाईलाइट करिए और नोट करके रख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और मसाला बॉन्ड के बारे में अगर हम जानते हैं तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है मसाला बॉन्ड का? टू रेज फंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ignite internal growth, okay, and internationalize the Indian rupees। ये कुछ जो एम होते हैं वो मसाला बॉन्ड को, फंड को इकट्ठा करने का, कि ग्रोथ बढ़ाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करना है, और इंडियन रुपी को इंटरनेशनलाइज करना है। ठीक है। अगर देखिए कोई रिस्क होता है, इफ देयर इज एनी रिस्क द इन्वेस्टर हैज टू बियर द लॉस एंड नॉट द बोरोवर्स। ठीक। जो इन्वेस्टर्स है वो रिस्क को बोरो करेगा, ना कि जो बोरो किया है बोरोवर वो इस रिस्क को बियर नहीं करेगा। ठीक। जो फर्स्ट मसाला बॉन्ड और इशू बाय द वर्ल्ड बैंक इन 2014 टू फंड द इंफ्रास्ट्रक्चर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक बन जाता है, कि जो वर्ल्ड में फर्स्ट मसाला बॉन्ड इशू हुआ था वो 2014 में बाय द वर्ल्ड बैंक फॉर विच पर्पस? फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पस। ओके। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए सारे, आप इनको नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, ईडी काफी ज्यादा न्यूज में था तो थोड़ा ईडी के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज ईडी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक।
तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ये रिस्पॉन्सिबल है इन्फोर्सिंग इकोनॉमिक लॉज एंड फाइटिंग इकोनॉमिक क्राइम्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि ईडी और क्या क्या करती है। तो ये हैंडल करती है एक्सचेंज कंट्रोल लॉ वायलेशन अंदर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के तहत। और ये किस डिपार्टमेंट के अंदर काम करती है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर ये काम करती है। 1956 में इसको इन्फोर्समेंट यूनिट के नाम से जाना जाता था। लेटर इसको शिफ्ट कर दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इन 1960। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसको 1956 में इन्फोर्समेंट यूनिट के नाम से जाना जाता था, और ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के नाम से उस अंदर काम करता था। डिपार्टमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर ये जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वो काम करती थी। लेटर ये जो शिफ्ट किया गया इसको, तो ये आ गया डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। 1960 में इसको शिफ्ट किया गया। ठीक है, 1957 में इसको रीनेम करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का नाम दे दिया गया। ठीक, आगे देखते हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक, और हेडक्वार्टर आपको पता ही है न्यू दिल्ली में है। बहुत सारे रीजनल ऑफिसेस हैं इनके ऑल इंडिया कंट्रीज में, ऑल ओवर द कंट्री। ओके, और ये इट इज हेडेड बाय द डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट हु इज आईआरएस ऑफिसर। तो इंडियन रिवेन्यू सर्विस जो होता है उनके जो ऑफिसर्स होते हैं वही ईडी को हेड करते हैं। ठीक, तो ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर हैं, हम आगे थोड़ा देख लेते हैं। तो फंक्शंस क्या हैं इनके, तो फंक्शंस इनके हैं कि फेमा से रिलेटेड कोई केस हो, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस हो, कोई भगौड़े हैं जैसे कि नीरव मोदी, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, इस टाइप के केसेस हो। और ये कुछ जो केसेस इंपॉर्टेंट उतने नहीं है फंक्शंस इनके, सॉरी, मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह से केसेस है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर क्या है। सॉरी, थोड़ा जो प्रेजेंटेशन आज ऊपर नीचे हो गया है तो प्लीज थोड़ा सा आप बियर करिएगा इसको। ठीक है, ये सारी चीजें ऊपर नीचे आज हो गई हैं तो मैं इनको ठीक से एक बार रिसेट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, एक मिनट में। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे कुछ जो पॉइंट्स हमारे आ गए हैं वो ना, आप एक बार देख लीजिए उनको। सारे थोड़े ऊपर नीचे पॉइंट्स हमारे हो गए आज, कोई इश्यू हो गया। जो मसाला बॉन्ड से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जो हमारे यहाँ पे आ चुके हैं, तो आप इनको एक बार अच्छे से यहाँ देख लीजिएगा कि सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन जो सेट की जाता है आरबीआई ऑफ इंडिया रिगार्डिंग मसाला बॉन्ड। जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं मसाला बॉन्ड के, आरबीआई सेट करती है। एनी कॉर्पोरेट ऑफ इंडियन बैंक एलिजिबल टू इशू रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड्स ओवरसीज, द मनी रेज थ्रू मसाला बॉन्ड कांट बी इन्वेस्टेड इन कैपिटल मार्केट। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बन जाता है कि जो भी मनी इशू किया गया है अ, मसाला बॉन्ड के तहत, वो कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया जाता है, बाकी कहीं और उसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक, ये पॉइंट था। जो आप इसको थोड़ा सा कनेक्ट कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा ग्लिच हो गया जिसकी वजह से ये ऊपर नीचे पॉइंट्स हो गए, तो सॉरी फॉर दैट। और चलिए आगे बढ़ते हैं कि कर्नाटका में जो सीएम है वो बोल रहे हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो ऑलरेडी है, बट वो कह रहे हैं कि एक एंटी करप्शन ब्यूरो बनाया जाए जो कि वर्क करे डायरेक्टली अंडर द सीएम। तो ये पूरा एक इशू है, डिस्कस करते हैं। और लोकायुक्त के पावर को भी इन्होंने थोड़ा सा
डिसॉल्व कर दिया है। तो पूरा यही केस है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है यहाँ पे कि लोकायुक्त क्या है और एंटी करप्शन ब्यूरो क्या है। ये दोनों चीजें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। बाकी जो न्यूज़ है उसमें यही सारी बातें की गई हैं। यहाँ पे तर्क वितर्क दिया गया है कि क्या होना चाहिए और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर गवर्नमेंट इतना ही करप्शन या फेवरेटिज्म को कर्व करना चाहती है तो जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उसको अंडर लोकायुक्त फ्री हैंड दे दे काम करने के लिए, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं, कुछ खास नहीं है। तो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे अटैच कर रखा है। तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक मिनट यार, ये क्या हो रहा है आज। हाँ सॉरी। एंटी करप्शन ब्यूरो हमारा क्या होता है, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। ये एक एजेंसी है जो कि स्पेशलाइज्ड इन फाइटिंग करप्शन इन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट एंड प्राइवेट पर्सन्स हु अबेट द ऑफेंसेस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। तो बताया जा रहा है कि एक एंटी करप्शन ब्यूरो जो है एक गवर्नमेंट की बॉडी है जो कि अगर कोई करप्शन करता है, जैसे पब्लिक सर्वेंट कोई करप्शन कर रहा है या कोई प्राइवेट पर्सन करप्शन कर रहा है, तो उसको ये देखती है या वॉच डॉग है एक तरीके से अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत। इसको बनाया कब गया था, तो इट इज एस्टेब्लिश ऑन 2 जैन 1961। तो ये एक ब्रीफ इसका इंट्रोडक्शन है और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी है। आगे चलिए, इम्पोर्टेंट है कि लोकायुक्त क्या होता है, डिटेल में डिस्कस करते हैं व्हाट इज लोकायुक्त। तो एक एंटी करप्शन अथॉरिटी है, ठीक, जो कि ऑफिशियल अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, ठीक। ये एक एंटी करप्शन अथॉरिटी है जो कि स्टेट लेवल पे वर्क करती है, ठीक। और सेंट्रल लेवल पे लोकपाल होता है, ठीक। जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली इट इन्वेस्टिगेट ऑल एलिगेशन ऑफ corruption and maladministration against the public servant and is tasked with the speedy redressal of public grievances। लोकायुक्त मीन्स जितने भी इन्वेस्टिगेशन और एलिगेशन ऑफ करप्शन लगे हुए थे किसी पब्लिक सर्वेंट के ऊपर, तो उसको जांच करने में ये जो लोकायुक्त होते हैं वो कारगर साबित होते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जो हेड किया गया था हमारे जो लेट मुरारजी देसाई थे 1966 में, उन्होंने ही रेकमेंड किया था कि एक लोकायुक्त जैसा कोई इंस्टीट्यूशन बनाया जाए, ठीक। उसके बाद लोकपाल और लोकायुक्त का एक्ट आया 2013 में, जिसको कॉमनली हम लोग लोकपाल बिल के नाम से जाने जाते हैं। और तभी पार्लियामेंट में ये पास होता है लोकपाल और लोकायुक्त का बिल, दिसंबर 2013 में। उसके बाद लोकपाल और लोकायुक्त बनता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल एट द सेंटर। वो ये मैंने ऑलरेडी आपको पॉइंट बता दिया कि सेंटर में कौन वर्क करता है, तो लोकपाल वर्क करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हु अपॉइंट द लोकायुक्त, मतलब अपॉइंटमेंट कौन करता है लोकायुक्त का, तो जो लोकायुक्त इज यूजली फॉर्मर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज होता है एंड हैज अ फिक्स टेन्योर, ठीक। कौन लोकायुक्त के लिए अपॉइंट हो सकता है, एलिजिबल कौन है, तो जो जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं वो एलिजिबल है, और जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो एलिजिबल हैं लोकायुक्त के पोस्ट के लिए। और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ हो जाता है कि जो टेन्योर होता है इनका ये फिक्स होता है, ऐसा नहीं है कि ये अनलिमिटेड टाइम के लिए वर्क कर सकते हैं, ठीक। सिलेक्शन कैसे होता है लोकायुक्त का, ये देखते हैं। तो कुछ सिलेक्शन कमिटीज होती हैं जो कि इनका सिलेक्शन करती हैं। तो देखते हैं कौन कौन से सिलेक्शन मेंबर हैं यहाँ पे। तो चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट अ पर्सन एज अ लोकायुक्त आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। ये सारी आप नोट करते जाइएगा कौन कौन से सिलेक्शन मेंबर है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के,
एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के। ये सारे मेंबर होते हैं जो कि मिल के लोकायुक्त का चुनाव करते हैं। ठीक है, और एलिजिबल कौन कौन है वो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज। ठीक। अपॉइंटमेंट कौन करता है इनको, तो गवर्नर जो है वो अपॉइंट करते हैं। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि अगर ये अपॉइंट हो गए, इफ लोकायुक्त अपॉइंटेड वंस can't be dismissed or transferred by the government and can only be removed by passing the impeachment motion by the state assembly। अगर लोकायुक्त एक बार अपॉइंट हो गया तो उसको डिसमिस या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, उसको सिर्फ इम्पीच किया जाता है भाई एक मोशन पास करके स्टेट असेंबली में। ठीक, ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और चलिए देखते हैं एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट न्यूज आता है कि न्यूज़पेपर में आया है कि जो हमारी आईएलओ की रिपोर्ट आई उसमें बताया गया है कि रेट अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी काफी बढ़ा है। तो देखते हैं इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट एक हो जाता है आईएलओ। आईएलओ क्या है, तो चलिए देखते हैं डिटेल में। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्टेब्लिश हुआ था 1919 में बाय द ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस। ठीक है, 1999 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था बाय द ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस के। फर्स्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी हुआ यूएन का इन द ईयर 1946। ठीक, इसको नोबेल प्राइज मिला है 1969 में। ओके, ये ओनली ट्रिपरटाइट यूएन एजेंसी है। ट्रिपरटाइट मीन्स क्या होता है कि ये साथ में लाती है गवर्नमेंट को, एम्प्लॉयज को एंड वर्कर्स को, इसलिए इसको ट्रिपरटाइट यूएन एजेंसी कहते हैं। और ओनली यहाँ पे वर्ड लगा है, तो इसको आप याद रखिएगा, ओनली ट्रिपरटाइट यूएन एजेंसी। ओके, तो चलिए थोड़ा और आगे देखते हैं। तो आईएलओ का जो हेडक्वार्टर है वो आपका है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और कौन कौन से रिपोर्ट ये पब्लिश करता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी हर साल इस टाइप के क्वेश्चन पूछती रहती है। तो पहला जो रिपोर्ट आईएलओ प्रेजेंट करता है वो होता है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। दूसरा जो आईएलओ रिपोर्ट पब्लिश करता है ग्लोबल वेज रिपोर्ट। ये आप अच्छे से हाईलाइट कर लीजिएगा या नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। यूपीएससी मिनिमम एक क्वेश्चन तो होता ही है रिपोर्ट के ऊपर। तो आईएलओ दो रिपोर्ट ये पब्लिश करती है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे एक और न्यूज़ है, चलिए देखते हैं। सारा आज प्रेजेंटेशन ऊपर नीचे हो गया, सॉरी फॉर दैट। चाइना ने असिस्टेंस प्रोवाइड किया नेपाल को 118 मिलियन डॉलर का। ये बायलेटरल इशू हमारे लिए एक हो सकता है मेन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि चाइना जो है हमारे नेबर्स को कंटिन्यूअसली असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम देखें नेपाल में, बांग्लादेश में और श्रीलंका में, ये सारी हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं। अ, और इन सबको जो चाइना असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, ये आगे चल के हमारे लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं इन टाइम ऑफ वॉर। अगर कोई वॉर होती है चाइना से, और इनसे हमारा ट्रेड भी काफ़ी डाउन हो सकता है। ठीक है, तो इंडिया को चाहिए कि इंडिया की ऑलरेडी जो फॉरेन पॉलिसी है बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छी वर्क कर रही है, और हमारे रिलेशन भी काफ़ी अच्छे हैं हमारे नेबरिंग कंट्री से। बट इंडिया शुड नीड टू डू बेटर देन दिस टाइम। ओके, इंडिया को काफ़ी ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है या नेवर से हमारे रिलेशन है वो और अच्छे हों, जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है या बायलेटरल जो ट्रेड है वो काफ़ी बढ़े, ताकि जो चाइना इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है हमारे नेबर्स को और हमारे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है, इसमें वो नाकाम रहे। ओके, चलिए, ये न्यूज़ जो थी ये ऑलरेडी हम कल के न्यूज़पेपर में डिस्कस किए थे कि चाइना का जो काम है कि नए नए वायरस का खोज करना, वो ऑलरेडी चाइना कर रहा है। तो लांगिया नाम का एक वायरस फिर चाइना ने डिटेक्ट किया है। तो इम्पोर्टेंट दो तीन पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया है। पहला तो ये एक जूनोटिक वायरस है, अ, दूसरा आरएनए वायरस है, और नो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। सॉरी, ये सारी चीजें इधर उधर हो गई है, तो थोड़ा सा प्लीज बियर करिएगा इन सब चीजों को। मैं एक मिनट ठीक कर
आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इस पे ध्यान मत दीजिए, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ यहाँ पे कि जो लांगिया वायरस है, तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। पहला तो ये है कि एक जूनोटिक वायरस है, मीन जूनोटिक मीन्स इट विल ट्रांसफर फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, ठीक है। दूसरा ये एक आरएनए वायरस है, ठीक। और तीसरा जो है कि अभी सफिशिएंट इतने केसेस नहीं आया है जिसके बेसिस पे ये कहा जा सके कि ये एक ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल है इसमें। तो और न्यूज़पेपर में जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पब्लिश हुए हैं उसको देखते हैं। तो इसका ओरिजिन कहाँ है, तो चाइना के सैंडोंग एंड सेंट्रल हेनान प्रोविंस में इसका ओरिजिन कहा जा रहा है। द वायरस इज कॉल्ड लांगिया हेनिपा वायरस, ठीक। और लैवी, ठीक। और इसको पाया किसमें गया था, श्री नाव का एक पैथोजन था, यही है। अ, इससे इसका ओरिजिन माना जा रहा है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको और डिटेल में जानना है तो कल की वीडियोस आप देख सकते हो, उसमें काफी डिटेल में है और काफी अच्छे से मैंने डिस्क्राइब किया है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो है, चलिए जानते हैं कि क्या है। सॉरी, एक मिनट। ये सारी चीजें ऊपर नीचे हो गई हैं जिसकी वजह से काफी दिक्कत हो रहा है वीडियो को अपलोड करने में भी। तो देखते हैं हमारा जो पहला न्यूज है वो क्या है। चलिए, तो इंडियन एक्सप्रेस में एक न्यूज पब्लिश हुई है जिसका नाम है कि बटरफ्लाई माइन। तो रिसेंटली रशिया ने यूक्रेन में अपने बटरफ्लाई माइन जो थे वो काफी ज्यादा डिप्लॉय किए थे। तो काफी इम्पोर्टेंट ये लगता है, तो चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है बटरफ्लाई माइन और यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ सकती है। तो चलिए एक बार देखते हैं। एक एंटी पर्सनल माइन है जो कि यूक्रेन वॉर के तहत यूक्रेन में डिप्लॉय किया गया था, ठीक है। ये दो तरीके का होता है। एक होता है PFM1 PF1S। एक ये दो तरीके का एंटी पर्सनल लैंड माइन है, ठीक। दैट आर रिलेटेड रिफर्ड एज बटरफ्लाई माइन और ग्रीन पैरट्स, ठीक। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जो लैंड माइन है ये रिफर किया जाता है कि एक बटरफ्लाई माइन है या फिर ग्रीन पैरेट है, ठीक। ये डिराइव इसका नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इसका शेप और जो कलर है वो एक बटरफ्लाई की तरह है, जिसकी वजह से इसको बटरफ्लाई माइन या फिर ग्रीन पैरेट्स बोला जाता है। तो यूपीएससी क्वेश्चन यहाँ ऐसे पूछेगी कि रिसेंटली बटरफ्लाई माइन या फिर रिसेंटली ग्रीन पैरेट न्यूज में था, क्या है। तो अगर आप इसको पढ़े हैं तो आप इजीली आंसर दे पाएंगे कि इट्स अ लैंड माइन विच इज डिप्लॉयड बाय रशिया ड्यूरिंग यूक्रेन वॉर, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फिगर है। बाकी तो यहाँ पे कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। चलिए अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दो तीन चीज इम्पोर्टेंट हैं कि यूएन कह रहा है कि इंडिया में 7.3% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ओन डिजिटल करेंसी इन 2021। और इंडिया का जो रैंक है वो 7th है वर्ल्ड में। अगर डिजिटल करेंसी होल्ड करने की बात करें तो 7th है। तो अच्छी बात है। आगे चलिए देखते हैं थोड़ा सा न्यूज़पेपर में क्या पब्लिश हुआ। तो ओवर 7% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन ओन डिजिटल करेंसी, ये बताया गया कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है 7% लगभग लोग डिजिटल करेंसी ओन कर रहे हैं आजकल। डिजिटल करेंसी की अगर बात करें तो यूक्रेन टॉप लिस्ट में, फॉलोड बाय रशिया। इंडिया का रैंक 7th है इसमें। चलिए, तो चलिए देखते हैं कि डिजिटल करेंसी क्या होता है। तो क्रिप्टो करेंसी काफी ज्यादा न्यूज में है, आपने सुना भी होगा। एग्जाम्पल अगर दें तो बिटकॉइन हो गया, ठीक है। इथेरियम हो गया, लुपरिंग हो गया, पॉलीगॉन हो गया। तो ये सारी डिजिटल करेंसी आप कह सकते हैं इनको, क्रिप्टो करेंसी के अंदर ये सारी आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन है कि सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है जो है वो सेकंड कंट्री बन गई आफ्टर सेल्वाडोर टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज अ लीगल टेंडर। सबसे पहली कंट्री जो है वो एल सेल्वाडोर है। ये वनडे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि
कौन सी कंट्री है जो बिटकॉइन का एज अ लीगल टेंडर एक्सेप्ट की है? फर्स्ट कंट्री तो एल सल्वाडोर है और सेकंड CAR है। चलिए देखते हैं व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी समटाइम्स कॉल्ड द क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो, ठीक है, in any form of currency that exists digitally or virtually and uses cryptography to secure transmission, that is called cryptocurrency, ठीक है। ये cryptocurrency do not have a central issuing authority or regulating authority, instead use a decentralized system to record transaction and issue new unit। इसको जो पूरा ये फॉर्मूला है या फिर टेक्निक है, इसी को क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। आगे थोड़ा और देखते हैं। इट इज सपोर्टेड बाय द डिसेंट्रलाइज्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क कॉल्ड ब्लॉकचेन। तो जो क्रिप्टो करेंसी है वो बेसिकली वर्क किस पे करता है? वो आपका ब्लॉकचेन नेटवर्क पे वर्क करता है। तो एक बार अगर ब्रीफ में देखें तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटली या फिर वर्चुअल करेंसी है जो कि किसी डिस अथॉरिटी के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता है या फिर रेगुलेट नहीं किया जाता है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, ठीक है, टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन एंड इशू न्यू यूनिट, ठीक। और ये वर्क किस पे करता है? तो ब्लॉकचेन पे वर्क करता है क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। और अगला हमारा एक न्यूज़ यहाँ पे ये था कि अब देख रहे होंगे कि काफी न्यूज़ में है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा स्पाइक हो रहा है यूएस और अनदर कंट्री में। तो इंडिया भी काफी ज्यादा वरी है इसको लेके। तो इंडिया भी काफी ज्यादा अपनी नजर बनाए रखी है इंडिया के इन्फ्लेशन पे। तो यहाँ पे कुछ बातें कही गई हैं कि इंडिया इज प्लानिंग टू स्लैश द फर्टिलाइजर सब्सिडी रेट एट द मोमेंट, और दो तीन जो स्टेप्स हैं इंडिया के द्वारा और क्या क्या लिए जा रहे हैं कि इंडिया में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा ना बढ़े। तो द सेंटर हैज टेकन द मेजर टू चेक इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग फ्यूल टैक्सेस, raising the export duty on select steel products and iron ore, and also cutting the import duty on pulses and among others। ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं या फिर स्टेप्स हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट ले रही है ताकि इंडिया में भी इन्फ्लेशन बहुत हाई ना हो। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट काफी कंसर्न है इंडिया के लिए। तो एक बार देख लेते हैं कि व्हाट इज करंट अकाउंट डेफिसिट। तो current account deficit occurs when the country total value of goods and services a country import exceeds the total value of goods and services it export। जो इंडिया या किसी भी कंट्री का इंपोर्ट है वो जो एक्सीड कर जाता है एक्सपोर्ट से, तो उसी को करंट अकाउंट डेफिसिट कहा जाता है, ठीक। ये पूरा आप अच्छे से, ये टर्म इम्पोर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन सारे टर्म्स को आप अच्छे से नोट डाउन करके रख लीजिएगा, ठीक है। अगर एग्जाम्पल कुछ देखे करंट अकाउंट डेफिसिट का, तो इंडिया इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम द मिडिल ईस्ट कंट्रीज, और रशिया, इंडिया आल्सो इंपोर्टिंग गोल्ड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। these all are called the current account deficit examples, ठीक है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, वीडियो तो देख ले रहे हैं, तो प्लीज इट्स रिक्वेस्ट to all of you that please subscribe this channel, and if you like the video it will give a huge motivation for me, okay। Thanks for watching again।